ये एक एग्जाम्पल है, 5.325 ग्राम सैंपल लिया और ये मिथाइल बेंजोएट दे दिया हमें, एक कंपाउंड यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ परफ्यूम्स। उससे मतलब नहीं है हमें, उन्होंने तो कहानी दे दी बस सारी, हमें तो बस इससे मतलब है कि ये मिथाइल बेंजोएट है कंपाउंड और इसका ग्राम ये है इतना ग्राम। एक हमें कहीं किसी में जब हमने इस कंपाउंड का वेट किया तो 5.325 ग्राम वेट इस कंपाउंड का आ गया। ठीक है, और इसमें जब हमने अलग अलग एलिमेंट चेक किए तो कार्बन हमारा निकला 3.758 ग्राम्स और हाइड्रोजन हमारा कैलकुलेट जब किया तो निकला 0.316 ग्राम। जब हमने ऑक्सीजन का मेजरमेंट किया, इसमें से प्रैक्टिकली किया, कैसे किया हमें तो मतलब भी नहीं क्योंकि हमें तो वैल्यू गिवन है। तो ऑक्सीजन का 1.251 ग्राम निकला। व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला? हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है। एक पार्ट हो गया ये क्वेश्चन का, ये पार्ट नंबर 1 यहां हो गया। अब पार्ट नंबर 2 numerical returns. Second part, if molecular weight of methyl benzoate is, यहाँ molecular weight दे दिया, then calculate is its molecular formula। इसको हम बाद में करेंगे पार्ट 2 को, ये वाला जो पार्ट है यहां से लेकर के यहां तक इसको हम बाद में करेंगे। देखो, जो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करने के लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, टेबल बना रहे होते थे। जो लोग 10th में आईसीएससी बोर्ड में पढ़ते हैं उनको ये बड़ी अच्छी तरह से पता है कि ये टेबल किस तरह से बनाई जाती है। वैसे तो सीबीएसई बोर्ड वाले भी बहुत आसानी से इसे कर लेते हैं, करते हैं। तो हम टेबल बनाते हैं, उस टेबल में हमें क्या क्या चीज रिक्वायर्ड होती है। उसमें हमें सबसे पहले एलिमेंट लिखना होता है, उसके बाद परसेंटेज लिखनी होती है उस एलिमेंट की। अब यहां बच्चों परसेंटेज नहीं गिवन है, यहां ग्राम गिवन है। तो भाई टोटल मास मुझे पता है, पूरे कंपाउंड का मास पता है, उस कंपाउंड में कार्बन कितना है ये पता है, तो मैं परसेंटेज भी तो कैलकुलेट कर ही सकता हूं ना। देखो एग्जाम्पल के लिए, ये जो टेबल आपको गिवन है, इस टेबल में मुझे सबसे पहले क्या करना है, एलिमेंट फीड करने हैं। जो जो एलिमेंट गिवन है, कौन सा एलिमेंट है, एक तो कार्बन है, एक मेरे पास हाइड्रोजन है, एक मेरे पास ऑक्सीजन है। परसेंटेज कार्बन की कैसे निकलेगी, कार्बन कितना ग्राम है, 3.758। टोटल ग्राम्स कितना है गिवन कंपाउंड का, तो टोटल नीचे रखा जाता है जब मुझे परसेंटेज निकालनी है। कार्बन कितना प्रेजेंट है, 3.758, ये रेशो निकला, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज निकल गया मेरा। इसी तरह से मैं हाइड्रोजन कैलकुलेट कर सकता हूं। बिल्कुल ठीक आंसर किया है, ये आंसर किया है हरजीव ने, बिल्कुल करेक्ट बात है आपकी बच्चे। ये अप्रोक्सीमेटली जब आप कैलकुलेट कर लोगे, इसको कैलकुलेशन ये करनी पड़ेगी अभी, क्योंकि टाइम हम ज्यादा नहीं लगाना चाहते हैं। तो मैं बिल्कुल अब ऐसे थोड़ी ही कि मैं कैलकुलेट करके यहाँ पे ऐसे करके दिखाऊंगा आपको। तो आप जब कैलकुलेट कर लोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 70.7% के करीब आ जाएगा। फिर हम हाइड्रोजन का परसेंटेज करेंगे। टोटल कंपाउंड जो गिवन है दैट इज 5.325। हाइड्रोजन जो हमें गिवन है, ये देखो हाइड्रोजन कितना गिवन है, ये हाइड्रोजन गिवन इतना, पूरे इतने कंपाउंड में 5.3 में 0.316 हाइड्रोजन गिवन है। परसेंटेज के लिए मुझे क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, ये 5.93 आ जाएगा। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, डिवाइड करोगे, फिर मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दोगे, ये वैल्यू आ गई। ऑक्सीजन पता करने के दो तरीके हैं, या तो इन दोनों को प्लस कर दो, 100 में से माइनस कर दो,
तो भी पता चल जाएगा। या एक दूसरा तरीका तो है ही, टोटल ग्राम्स जो गिवन है और जो ऑक्सीजन का अमाउंट प्रेजेंट है 1.251, 1.251, ये वाले की बात हो रही है। इतना ऑक्सीजन गिवन है ना हमें, मल्टीप्लाइड बाय 100 अगर हम कर देते हैं तो हमें ये मिल जाएगा लगभग लगभग 23%। ठीक है हरजीव, आपका ये भी लगभग 23% के, 23.5% के आसपास ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहां देखो, अगर गिवन होता कि परसेंटेज कितना है तो ये कैलकुलेशन मुझे नहीं करनी पड़ती ना। अगर मुझे पहले से गिवन होता कि इस कंपाउंड में 70% कार्बन है, हाइड्रोजन 5% है, ऑक्सीजन 23% है, तो यहां इस बार परसेंटेज गिवन नहीं है, वो हमें खुद निकालनी है बस। अमाउंट प्रेजेंट इन टोटल अमाउंट, यानी टोटल जो मटेरियल है मेरा वो ये गिवन है, उसमें कार्बन कितना है परसेंटेज ये पता चल गया, मैंने परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। मोल रेशो जो होता है हमारा परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर होता है, सॉरी एटॉमिक मास होता है। जो भी एलिमेंट है ये, उसका जो परसेंटेज है, कार्बन का कितना परसेंटेज निकला, 70% निकला, 70.7%। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, डिवाइड कर दो, इसे कहते हैं मोल रेशो। ये पिछली क्लास में आपने किया था। इसके बाद 5.93 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास कितना है हाइड्रोजन का, नीचे एटॉमिक मास लिखना है ना, मोल रेशो इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, तो मैं डिवाइडेड बाय 1 कर दूंगा, इक्वल टू ये तो 5.13 ही आ गया। ऑक्सीजन का परसेंटेज आ गया 23.5% डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का, 16 होता है, 16 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यूज जो आएंगी वो मैं लिख लेता हूं यहां। 5.88 आ गया, ये 5.13 आ गया, ये आ गया 1.47। ये मोल रेशो को अब हमें सिंपल रेशो में कन्वर्ट करना होता है। सिंपल रेशो में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटा नंबर है इन सब में, सबसे छोटा नंबर है 1.47, इससे सबको डिवाइड करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 5.88 डिवाइडेड बाय 1.47, 5.13 डिवाइडेड बाय 1.47, 5.1 नहीं 1.47 डिवाइडेड बाय 1.47, ये 1 हो गया, ये अप्रोक्सीमेटली 4 हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 4 हो। यहां से मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया है। अगर हम यहां पर एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा मेरे पास ऐसा कुछ। कार्बन के लिए ये नंबर कितना आया, 4, हाइड्रोजन के लिए ये नंबर कितना आया, 4, ऑक्सीजन के लिए ये नंबर कितना आया, 1। तो मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखूंगा C4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 1। 1 लिख दो या ना लिखो, अगर नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है कि ये 1 है। दिस इज फॉर्मूला, लेकिन कौन सा, ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, ये तो सेकंड पार्ट है, हम बाद में करेंगे इसको। ये अभी आया है एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने कैलकुलेट कर लिया। एक पार्ट किया हमने, ये पार्ट नंबर 1,
इस पार्ट नंबर 1 में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जल्दी से पहले बताओ, फिर बाद में पार्ट नंबर 2 हम करेंगे। पार्ट नंबर 1 में किसी का कोई डाउट है तो हैंड रेज करो जल्दी से। इट हो गया है। अब हम इसका एम्पेरिकल वेट निकालते हैं। एम्पेरिकल वेट जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस ये आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 4। ये 4 है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ये मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ऑक्सीजन कितना आया 16 इक्वल टू, जब मैं सब एम्पेरिकल वेट इसका चेक करूंगा तो ये 48 एंड ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 16, ये हो गया 8, ये हो जाएगा 6, इक्वल टू आ गया हमारा 68। ये एम्पेरिकल वेट या एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट आया। अब हमें एक एन फैक्टर निकाला करते थे, यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए एक हमारे पास वे होता है एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट गिवन है मुझे, कितना गिवन है मॉलिक्यूलर वेट 136। इस कंपाउंड का, जो भी ये कंपाउंड है, 136 गिवन है, डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल वेट मैंने अभी निकाला है इसका, कितना निकाला है 68। तो ये आ जाएगा हमारा, कैंसिल जब हम कर देंगे तो 2 आ गया। वैल्यू ऑफ एन इज 2। क्या होता है ये एन? एन एक रिलेशन होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। मैंने लिखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इज इक्वल टू जो भी एम्पेरिकल फॉर्मूला अभी मैंने कैलकुलेट किया था, उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इस एन वैल्यू से, जो अभी मैंने कैलकुलेट करके ये वैल्यू 2 लिखी है, एन इज इक्वल टू 2। तो मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल जाएगा जो मुझे कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही तो पता करना है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय एन। एन मुझे पता नहीं था, एन के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट का रेशो मुझे रिक्वायर्ड है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला C4H4O, मल्टीप्लाइड बाई एन मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू, अब ये 2 मल्टीप्लाई कैसे करना है, यहां थोड़ी टेक्निकलिटी है। इसको ऐसे नहीं कर देना है कि हम जस्ट ये लिख देंगे कि यहां लिख दिया 2, यहां 2, इधर नहीं लिखना है, यहां इनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं। यानी एक मॉलिक्यूल में एटम एम्पेरिकल फॉर्मूला में 4 हैं, लेकिन जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट मीन्स 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। यह आ जाएगा C8H4 मल्टीप्लाइड बाई 2, H8, हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहां 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑक्सीजन 2। दिस इज माई आंसर। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इस कंपाउंड का, जिसको मैं नहीं जानता था कि मिथाइल बेंजोएट क्या चीज है। अब मुझे पता चल गया कि मिथाइल बेंजोएट क्या चीज है। दोबारा से एक बार सोचो, एक्सपेरिमेंट को रिलेट करो एक बेसिक चीज से। नाम भी नहीं पता मुझे इस कंपाउंड का, मान लो
यहां इन्होंने तो नाम लिख करके दे दिया, लेकिन मुझे नाम भी नहीं पता। कोई आपको एक वाइट पाउडर दे दिया सॉलिड, और उसका 5.325 ग्राम दिया गया। अब आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किए। मैंने आपको बताया था कि एक्सपेरिमेंट का पूरी केमिस्ट्री आपकी सिलेबस में है, लेकिन अभी इस चैप्टर में नहीं है, बिल्कुल लास्ट में +1 के ही लास्ट वाला जो चैप्टर है, प्यूरिफिकेशन वाला चैप्टर एक है। आप उसे पेज को पलट के देखना, भी थोड़ा सा मन को शांति भी मिलेगी कि हाँ है। उसमें एलिमेंटल डिटेक्शन, कार्बन, फिर परसेंट एनालिसिस, कितना परसेंट, सिर्फ कार्बन ही नहीं है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, ये हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, इनकी केमिस्ट्री है। इनफैक्ट यहां अप्रोच क्योंकि अलग है, इकट्ठी दे भी नहीं सकते। यहां हमारी अप्रोच अलग है, यहां हम मोल्स को डील कर रहे हैं, यहां हम मास को डील कर रहे हैं। तो यहां हम नहीं कर सकते थे, वो केमिकल रिएक्शन में नहीं जा सकते थे। तो हमने वो एक्सपेरिमेंट किए जो हमारे इस बुक के लास्ट चैप्टर में दिए हैं। वो करने के बाद हमने पता किया कि कार्बन का परसेंटेज कितना आया, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना आया, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना आ गया। परसेंटेज से मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल कर मैंने एन की वैल्यू निकाल ली। अब एन की वैल्यू के लिए मुझे मोलर मास जरूरी था। जब तक मुझे मोलर वेट नहीं पता है, ये मोलर वेट अगर नहीं जानते आप, तो आप इस एन की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। भाई मोलर वेट ही तो चाहिए था मुझे, ये तो गिवन होगा हमेशा। या अगर ये गिवन नहीं है तो वेपर डेंसिटी गिवन होगी। वेपर डेंसिटी गिवन है तो वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू मोलर वेट। ये आप निकाल लो किस तरह से। या तो वेपर डेंसिटी दी होती है, या आपको मोलर वेट डायरेक्टली गिवन होता है। हमें कंपाउंड नहीं पता कि कौन सा है, लेकिन हाँ उसका मोलर वेट दे दिया। तो अब मैंने एन की वैल्यू निकाल ली, जितनी भी आई, 1 भी आ सकती है, ये 2 भी आ सकती है, 3, 4, 5, 6 इंटीजर आएगी हमेशा। फ्रैक्शन नहीं आने लग रही है ये, कभी कभी बोल दो आप 1.2 आ गई ये वैल्यू। 1.2 सिंपल रेशो होता है, क्योंकि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, उनमें एक सिंपल रेशो होता है। या तो 2 गुना होगा, या 3 गुना होगा, या 4 गुना, या 5 गुना, 1.5 गुना नहीं होगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास में सिंपल इंटीग्रल रिलेशन होगा। जैसे मैं कहता हूं कि बराबर हैं दोनों, या 2 गुना है, या 3 गुना है, या 4 गुना है, या 5 गुना है। ऐसा नहीं कि 1.5 गुना है, या 1.2 गुना है, या 1.3 टाइम्स है। ऐसा नहीं होगा ये। तो ये मैंने आपको पूरा न्यूमेरिकल करके बताया। आई होप कि ये आपको समझ लग गया होगा। अब मैं इसी चैप्टर का दूसरा वाला पार्ट एक करा रहा हूं, जो कि बड़ा सिंपल पार्ट है। अगर आपको किसी को इसमें से कोई डाउट पूछना है तो पहले पूछ लो मेरे से। और उनके स्ट्रक्चर्स को, केमिस्ट्री, एलिमेंट की, कंपाउंड की स्टडी, उनके बिहेवियर, उनके केमिकल रिएक्शंस, उनकी प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज, ये सब हम केमिस्ट्री में डील करते हैं। यहां जो आप +1 की केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो, या जो हमने शुरू कर दी है, इस केमिस्ट्री को मेनली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक केमिस्ट्री होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक केमिस्ट्री होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक केमिस्ट्री होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। शुरुआत है, ये सारी बात आपको नोट करनी है। ये जो भी कुछ मैं इसमें आपको करा रहा हूं वो आपको नोट करना है। अगर हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस की बात करते हैं
तो मैंने तो सामने ये 3 ही लिखी हैं अभी, लेकिन बहुत सारी और भी आप कह दो सॉइल केमिस्ट्री, एयर केमिस्ट्री, स्पेस केमिस्ट्री, ह्यूमन केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, केमिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल, कोई लिमिट नहीं है। यानी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं ना। अब ये तो ब्रॉडली तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन मैंने बता दी आपको, लेकिन आप लोगों के लेवल पर जो केमिस्ट्री की फील्ड को हम कैटेगराइज करते हैं ये 3 पार्ट में, यानी जो हमें सिलेबस पढ़ना है वो इस अकॉर्डिंग पढ़ना है: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक पीरियोडिक टेबल जानते हो आप, छोटी क्लास में आपने पढ़ रखा है कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर सा होता है, उसमें कॉलम्स बने हुए होते हैं, कुछ रॉ होती हैं, उनमें एलिमेंट रखे होते हैं, ग्रुप्स हैं, उनमें पीरियड्स हैं। सारे एलिमेंट मिला करके लगभग 118 एलिमेंट हमने रख रखे हैं। जैसे हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ पर हीलियम इधर लिख दिया, इसी तरह से यहाँ पर लिथियम आ जाता है, सोडियम आ जाता है। इन सब एलिमेंट की अगर स्टडी हम करते हैं, सब के सब एलिमेंट के कंपाउंड ले लिए मैंने, इनका स्ट्रक्चर सोचा, उनके सब कंपाउंड के स्ट्रक्चर, उनकी प्रेपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज, बस एक कार्बन छोड़ दिया, एक एलिमेंट छोड़ देना बस इसमें से, इस कार्बन को हमने छोड़ दिया। कार्बन को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट की स्टडी बोली जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ ऑल ऑफ द एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन and properties and their behavior, their preparation, their bonding, relation with energy and all the things you can imagine. उन सब की स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। और सिर्फ कार्बन की अकेले की स्टडी, अगर कार्बन हम लें और कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी, कार्बन की बॉन्डिंग की स्टडी, कार्बन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनकी अगर स्टडी की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ये क्या चल रहा है कि अगर हम 118 एलिमेंट्स को कैटेगराइज करते तो ये कैसा रैंडम सा कैटेगराइजेशन कर दिया कि एक अकेले कार्बन को अलग पढ़ेंगे और बाकी 117 एलिमेंट को एक तरफ पढ़ेंगे हम। तो भाई इसके अंदर कोई खास बात है, दम है इसमें। अकेला होने के बावजूद भी ये इन सब एलिमेंट से ज्यादा कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी रखता है। कार्बन अकेले इतने सारे कंपाउंड बना देता है कि ये सब एलिमेंट मिलकर के भी इतने कंपाउंड नहीं बना पाते, अकेला भारी है ये। दैट मीन्स कुछ इसमें खास बात है, कुछ बात है इसमें, और वो बात है इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी। जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है वो है चेन बनाने की टेंडेंसी। कार्बन कार्बन से मिलकर के चेन बना सकता है। अगर कार्बन कार्बन से मिलकर के चेन बनाएगा, उस चेन बनने की पॉसिबिलिटीज बिल्कुल अनलिमिटेड हैं। 2 कार्बन मिल गए, 3 मिले, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके अलावा ब्रांच बननी शुरू हो गई। अगर कार्बन के साथ कार्बन आप जोड़ते हो तो आप 2 कार्बन जोड़ दो, 3 जोड़ दो, 4 जोड़ दो, 10, 15, 1000, लाख, 20 लाख, 50 लाख जोड़ते चले जाओ। ये काम बाकी एलिमेंट नहीं करते हैं। लिथियम लिथियम के साथ जुड़ करके चेन नहीं बनाता,
नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ अगर जुड़ता है तो बस ज्यादा से ज्यादा 2 जुड़ पाते हैं, 3, चेन लंबी नहीं चलेगी। अब दूसरों से मिलके जितने कंपाउंड उसने 10 20 50 100 बना दिए, बहुत बन गए बस नाइट्रोजन के कंपाउंड। कार्बन यूनिक प्रॉपर्टी रखता है, इसीलिए कार्बन के, अकेले कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड नोन हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हैं तो पता नहीं कितने, जो हमें पता है वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड नोन है, जिसके बारे में हमने रिकॉर्ड रखा हुआ है, वो मिलियंस में हैं कंपाउंड कार्बन के। और हम जानते हैं जिनके बारे में। अननोन तो नए लैब्स में बनते जा रहे हैं, रोज हजारों कंपाउंड, हजारों। आई एम नॉट एक्सेजरेटिंग। दुनिया में इतनी सारी लैब्स हैं, साइंस अपना वर्क कर रही है। हमारे इंडिया में ही अगर चंडीगढ़ आसपास में ही लगा लो, हमारे कम से कम यूनिवर्सिटीज 3 4 5 यूनिवर्सिटीज कॉलेज मिल जाएंगे जिसमें रिसर्च चल रही है, पीएचडी वाले अपना वर्क करते हैं, अपने नए कंपाउंड ढूंढते रहते हैं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिसर्च कर रहा है वो कंपाउंड ही इन्वेंट करता है नए। तो जब 5 6 लैब्स हमारे आसपास में 3 4 किलोमीटर के अंदर अंदर है, पूरे इंडिया में तो आईटीज और सारे कॉलेजेस एनआईटीज मिला करके कितने हैं, पूरी दुनिया में तो लिमिट नहीं है कोई। हर लैब में अगर एक हफ्ते में एक कंपाउंड भी इन्वेंट होता है, तो अब अगर आप लगाते हो तो हजारों कंपाउंड रोज इन्वेंट होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हजारों। आई एम नॉट एक्सेजरेटिंग। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड कभी फाइंड, सारे मिला के ये 117 एलिमेंट मिलाकर ये लगभग लगभग नॉन कंपाउंड जो हैं वो 90,000 के आसपास कंपाउंड इनके पता है हमें, जिनका रिकॉर्ड हमारे पास है। 90,117 एलिमेंट एक तरफ, अकेले कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड नोन हैं। तो इसलिए हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग पढ़ना हमारी मजबूरी है। ये अकेले इन सब पर भारी है, इसके ज्यादा कंपाउंड निकलते हैं, इसके कम है, सबके मिला करके कम है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ all element except carbon, study of carbon and its compounds is called as organic chemistry। ये हमारी 2 मेन ब्रांचेस हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम फर्दर बहुत सारी ब्रांच में कैटेगराइज कर सकते हैं। अब जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आपका जो फैब्रिक होता है सब ऑर्गेनिक होता है। ये मेडिसिन हैं सारी, जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज 100% प्योर ऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक ही कंपाउंड होते हैं सारे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी मेडिसिन ऑर्गेनिक होती हैं, ऑलमोस्ट 100%। कुछ एक को छोड़ दें एक्सेप्ट कर, कुछ थोड़े बहुत होते हैं सॉल्ट जो कि इनऑर्गेनिक होते हैं। जितना भी मेडिकल फील्ड में वर्क चल रहा है, जितने भी ह्यूमन लिविंग सिस्टम में या ह्यूमन बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, एब्सोल्युटली 100% ऑर्गेनिक है। जितने प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स हैं, सारी दुनिया में वेजिटेशन बिखरा हुआ है। अगर आप इमेजिन करो, देखो, सोचो, जो हमारे पास ट्रीज हैं वो क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, सब ऑर्गेनिक, एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिमिटेशन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चेन प्रॉपर्टी की वजह से ये चलती रहती है। इसीलिए ये ब्रांचेस हमने अलग अलग कर रखी है। जो आपका एग्जाम होते हैं इसमें भी ये कैटेगराइजेशन काम आते हैं। जैसे कि अभी थोड़े दिन में आपको आदत हो जाएगी कि फिजिकल केमिस्ट्री से इस बार कितने क्वेश्चन आए एग्जाम्स में। जैसे कंपटीशन होता है तो बच्चों को पता रहता है कि फिजिकल केमिस्ट्री से कितने आते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने आते हैं। तो ये, अब फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, एलिमेंट तो हो गए पूरे। जो हम किसी केमिकल रिएक्शन को करने में फिजिकल लॉज अप्लाई करते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन हो या इनऑर्गेनिक रिएक्शन हो, उसको करने में कुछ फिजिकल कंडीशंस चाहिए होती हैं। कोई रिएक्शन टेम्परेचर हाई करने पर होगा, कोई एक पर्टिकुलर प्रेशर पर होगा, कुछ गिवन सेट ऑफ कंडीशन, कैटलिस्ट की हम स्टडी करते हैं, हाई प्रेशर का रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होता है। तो ये एक्सटर्नल चीजें हैं। अब हम कंपाउंड से तो बाहर निकल गए ना, हम कोई एक केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और टेम्परेचर करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, ये रिएक्शन हो जाता है। कोई रिएक्शन करते हैं, वो करते हैं हम 0 डिग्री पर, वो नहीं होता।
तो हम फिजिकल कंडीशंस को चेक कर रहे हैं। तो जो फिजिकल लॉज अप्लाई होते हैं, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो, फिजिकल लॉज की जब हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तब हम उसको फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं हम इसमें? अब जो इस साल आपका सिलेबस है उसमें आप क्या क्या पढ़ोगे? उसमें आप पढ़ोगे, जैसे मैंने एक चैप्टर आपको बताया था, थर्मोडायनेमिक्स, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। एक चैप्टर आपको बताया था इक्विलिब्रियम, एक केमिकल काइनेटिक, रिएक्शन की स्पीड कितनी है। बहुत सारे रिएक्शन आप देखते हो बड़ी तेजी से हो जाते हैं, बहुत सारे रिएक्शन बड़े स्लो होते हैं। तो रिएक्शन की स्पीड, अगर हम, अब स्पीड क्या चीज है, वो तो केमिस्ट्री नहीं है, हम फिजिकल लॉज की बात कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन में कौन से फिजिकल लॉज अप्लाई हो रहे हैं, अगर हम ये स्टडी करते हैं तो वी आर डीलिंग विद फिजिकल केमिस्ट्री। हाँ, केमिस्ट्री यूज होगी इसमें। भाई केमिकल रिएक्शन की ही तो स्पीड आप देख रहे हो, तो केमिकल रिएक्शन तो लिखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कार की स्पीड जान लोगे तो वो फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगी। रिएक्शन की स्पीड होनी चाहिए, केमिकल रिएक्शन की स्पीड चेक कर ली आपने तो दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। कार की स्पीड फिजिकल केमिस्ट्री नहीं होगी, क्योंकि केमिस्ट्री से रिलेटेड फिजिकल लॉज जब हम कंसीडर कर रहे होते हैं। ये बात मैंने आपको बताई। तो ये जितना भी मैंने बताया, एक बार आप इसे जस्ट तेजी से नोट करो, मैं नोट करवा रहा हूं आपको। डेफिनेशन है जैसे ये ब्रांच ऑफ साइंस, क्योंकि मैं इसलिए लिखाना चाहता हूं क्योंकि जो आपका 11th का एग्जाम है, शुरू में ये बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दे देते हैं। उसमें डेफिनेशन पूछ ली कि केमिस्ट्री क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री की, यूज क्या है, हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो आप मेन मेन बता के फिर अब दिमाग ही नहीं जाता है वहां तक कि हम कहाँ कहाँ केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। इवन हम ये जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं अभी बैठ करके, कंप्यूटर में भी कितना केमिस्ट्री का इस्तेमाल है। चिप्स इस्तेमाल होती हैं, उसमें मेटल्स होते हैं यूज, उसमें सेमीकंडक्टर यूज होते हैं, मेटल नॉन मेटल इस्तेमाल होते हैं, उसमें उनके केमिकल प्रॉपर्टीज डील करती हैं सारी। उसमें फिजिक्स भी यूज होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी यूज होता है, सारी एम्बेडेड है, सारी साइंस एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये तो हमने ही तो कैटेगराइजेशन कर लिए ना, लेकिन है तो ये सारी साइंस तो एक ही चीज है ना, सारी की सारी। तो केमिस्ट्री तो हर जगह पर इस्तेमाल होती है, कहीं पर भी आप सोचोगे वहां पर मेडिकल साइंस में भी केमिस्ट्री इस्तेमाल होगी, स्पेस साइंस में भी केमिस्ट्री इस्तेमाल होगी, प्लास्टिक बनाने में भी केमिस्ट्री के बिना नहीं काम चलेगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी काम नहीं चलेगा। अगर आपको सोप चाहिए तो भी केमिस्ट्री के बिना नहीं काम चलेगा, डिटर्जेंट्स के लिए नहीं चलेगा, मेटल बनाना है, आयरन बनाना है, कॉपर बनाना है, एलॉयज लेने हैं, फूड इंडस्ट्रीज में आ जाइए तो केमिस्ट्री केमिस्ट्री है, पॉलीमर्स हैं, जैसे डाइज हैं, कलर्स हैं, एल्कलॉइड हैं। एग्रीकल्चर में आ जाओ, एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री के अलावा कुछ और है ही नहीं है। आप देखोगे तो उसमें फर्टिलाइजर्स आ गए, सपोज करते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं फर्टिलाइजर्स को। बहुत सारी मीन्स इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये सिलेबस का आपका पार्ट है कि किस किस फील्ड में केमिस्ट्री यूज होती है, और यही ब्रांच है। जैसे मैं कहता हूँ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, अब मैं कहता हूँ एसिड केमिस्ट्री, बेस केमिस्ट्री, डाई केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यानी ड्रग केमिस्ट्री। इसका मतलब ये हो गया, ये सब एक एक ब्रांच बोली जाती है, इंडस्ट्रीज के साथ रिलेटेड हो जाती है। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो यही सारी बात जो मैंने आपको बताई, ये हम इससे रिलेट कर सकते हैं। जो केमिस्ट्री है वो एप्लीकेशनल पार्ट इस तरह से शो करती है। तो इसके जो मेन मेन पॉइंट हैं, ये आप बड़ी तेजी से लिख सकते हो। देखो, ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स आ गए, जिसमें कार्बन है, मेन कार्बन चेन वाले। ऐसा नहीं है कि दूसरे एलिमेंट नहीं होंगे, दूसरे एलिमेंट भी होंगे, लेकिन मेन कार्बन है सबसे ज्यादा। और नेशनल इकोनॉमी को भी ये डिसाइड करते हैं।
इंडस्ट्रीज होती है ना, जो इंडस्ट्रीज हैं वो किसकी लगी, जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो नेशनल इकोनॉमी को, दैट मीन्स केमिस्ट्री से इकोनॉमी भी रिलेटेड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं पूरा। अब यहाँ हम जैसे डिटेल में नहीं जा सकते, तो पॉलीमर है जैसे, तो पॉलीमर +2 में पूरा एक चैप्टर है भाई, ये आपका पॉलीमर +2 की केमिस्ट्री का पूरा एक चैप्टर है। और +2 में भी बड़ा थोड़ा सा पढ़ा जाता है, पॉलीमर केमिस्ट्री पूरी अपनी ब्रांच है एक। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई है केमिस्ट्री की। बहुत सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, बहुत सारे जो टर्मिनल इलनेस होती है वहां पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे सिस्प्लेटिन नाम का एक केमिकल होता है, अब ये एक या दो केमिकल नहीं, तो एग्जाम्पल दिया गया आपको। टैक्सोल होता है, ये कैंसर थेरेपी में इस्तेमाल होने वाले ड्रग्स हैं, प्योर केमिकल हैं। सिस्प्लेटिनम प्लैटिनम का एक कंपाउंड होता है, अमोनिया लगा होता है इसके साथ। ये मैं स्ट्रक्चर भी बता रहा हूँ उसका, सिस्प्लेटिन का स्ट्रक्चर भी आता है, कंपटीशन में भी आते हैं ये। यहाँ पर NH3 लगे होते हैं, क्लोरीन क्लोरीन लगे होते हैं, इस टाइप का ये स्ट्रक्चर होता है। एक प्लैटिनम के साथ क्लोरीन लगा है, इधर क्लोरीन लगा है, अमोनिया एंड अमोनिया लगा है। इसको सिस्प्लेटिन एंड ट्रांसप्लेटिन बोलते हैं। ये वाला नहीं है सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन ये होता है, ये वाला प्लैटिनम ही है, NH3 है, एक और NH3 है, यहां पर क्लोरीन है, यहां पर क्लोरीन। थोड़ा सा फर्क है बस लिखने में, Cl ये सो कॉल्ड एक स्क्वायर के डायगोनल पर है, यहाँ एडजेसेंट कॉर्नर पर। ये सिस्प्लेटिन है, तो इसका स्ट्रक्चर भी कर लेना सिस्प्लेटिन, क्योंकि ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूं कि इसके स्ट्रक्चर को भी करोगे। कैंसर थेरेपी में ये एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं बहुत सारे जो वायरस जो होता है, किसी भी टाइप का वायरस जब इन्फेक्शन करता है तो बहुत कम मेडिसिन मिल पाती हैं वायरस के इलाज के लिए। जैसे अभी ये कोविड चल रहा है तो मेडिसिन इसकी नहीं है, तो थेरेपी अलग टाइप की होती है। जैसे AZT जो होता है, एजिथोथाइनेमाइड जो होता है, इसको हम एंटीवायरल ड्रग थेरेपी की तरह से यूज करते हैं। जो वायरल डिजीजेस होती हैं उनमें ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये मैं एनसीईआरटी को फोकस करते हुए आपको ये मेन चीजें बताई जो एनसीईआरटी में गिवन है। इन पे क्वेश्चन दोनों पर मिल जाते हैं आपको, इसलिए मैंने आपको ये स्पेसिफिकली कराए। इसके बाद हम दूसरे पार्ट पर आते हैं। जो मैटर है उसका नेचर आप जानते हो कि मैटर एटम से मिलकर के बना होता है और ये स्पेस ऑक्युपाई करता है। जो भी कोई सब्सटेंस में मास है और वो जगह घेरता है उसको हम मैटर कहते हैं। ये मैटर देखा जाए तो 3 टाइप का होगा। इसको हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। सॉलिड में एटम्स बड़े नजदीक नजदीक होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। लिक्विड में थोड़े से दूर होंगे, गैस में बहुत दूर दूर होते हैं। अब देखो यहां हमने एक बात पढ़ी है, ये सॉलिड स्टेट +2 में पूरा एक चैप्टर है, +2 का पहला ही चैप्टर है। +2 जो चल रहा है उसमें मैं ये चैप्टर पढ़ा चुका हूं। सॉलिड स्टेट पूरा एक चैप्टर है ये। इसके क्रिस्टल के स्ट्रक्चर, इनमें फोर्सेस, इसमें डेंसिटी, इनमें कैलकुलेशंस,
एवरीथिंग। लिक्विड स्टेट एक चैप्टर, मेजर चैप्टर का पार्ट है, जो सोल्यूशन वाला पार्ट है, ये +2 का दूसरे नंबर का चैप्टर है। यहां तो हम छोड़ ले, बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर हम बेसिक यहाँ पक्के तरह से जानते हैं तो आगे आसानी होगी। गैस स्टेट +1 में ही आपके चौथे पांचवें नंबर का चैप्टर है। गैस स्टेट, इनके लॉज पढ़ते हैं हम, इनमें थ्योरीज पढ़ते हैं, मोशन पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी, उनकी कैलकुलेशंस। तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सॉलिड में एटम्स नजदीक होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर होंगे, गैस में और दूर हो जाएंगे। जैसे जैसे हम लिक्विड सॉलिड गैस की बात करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज डिसाइड कर सकते हैं। डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होती है सॉलिड की। और जो लिक्विड्स हैं, वॉल्यूम तो उनका फिक्स होता है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती। जिस चीज में आप उसे रख देते हो, लिक्विड को अगर आपने किसी ऐसे वेसल में रख दिया तो लिक्विड ऐसा ही हो जाएगा। लिक्विड को अगर आपने इसमें रख दिया किसी सिलेंड्रिकल वेसल में तो लिक्विड वैसी शेप ले लेता है। गैस के लिए ये कुछ भी फिक्स नहीं है, ना तो शेप फिक्स होती है ना ही इसका वॉल्यूम। ये हम एक काइनेटिक गैस थ्योरी पढ़ेंगे आगे चलकर, उसमें ये 3 पॉइंट आपको काम आएंगे। हाँ, हम एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं तीनों को, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई हम सॉलिड को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में? सॉलिड के एटम्स हैं, ये एटम्स बहुत नजदीक नजदीक हैं। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, शॉर्ट में लिखा मैंने, क्या मतलब हुआ इसका? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। इसका काफी कम होता है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स काफी ज्यादा है। दो एटम्स के बीच में फोर्स सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, ये बात छोटी क्लास में पढ़ रखी है। दो एटम्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है सॉलिड में। लेकिन अगर मैं इसको बाहर से एनर्जी देता हूं, हीट करता हूं, तो इसकी मोशन बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये वाइब्रेट करता है अपनी मीन स्टेट के इधर उधर, हीट लेकर ये चलना फिरना शुरू कर देगा। ताकत आ जाएगी ना, ताकत आ जाएगी तो क्या होगा? अब ये दौड़ना शुरू कर देगा, मूवमेंट शुरू कर देगा, ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या? जो मॉलिक्यूल के मोशन की वजह से एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। एक चीज है, कोई चल रही है, बॉल है, बॉल रखी है एक जगह, रुकी हुई है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 है। लेकिन ये चल पड़ी बॉल, तो वेलोसिटी v वेलोसिटी से जा रही है ये बॉल, तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ½ mv²। हो सकता है पढ़ा हुआ आपने, ½ mv² काइनेटिक एनर्जी। मास इस बॉल का v वेलोसिटी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ऐसी छोटे छोटे पार्टिकल है ना, जब ये चल पड़ा, हीट देने पर एटम अपनी जगह से एनर्जी मिलने के कारण मूव कर गया, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप रुके नहीं, आपने और हीट दे दी। अगर इसको और हीट दी है तो अब ये और ज्यादा तेज चलने की कोशिश करेगा, और चलते चलते ये एनवायरनमेंट में बाहर निकल जाएगा। यानी जब लिक्विड को हीट करते हो तो वो गैस में कन्वर्ट होगा, इवेपोरेशन प्रोसेस। और जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, मेल्टिंग प्रोसेस। जब हम इसको, किसी गैस को कूल कर देते हैं तो अब इसकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी। कूल करने का मतलब उससे हीट निकाल रहे हैं बाहर, ठंडा कर रहे हैं मींस हीट ले रहे हैं उससे। रेफ्रिजरेटर क्या करता है? हीट छीन लेता है उससे, हीट छीन लेगा तो वो टेम्परेचर कम हो जाएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी मॉलिक्यूल की। ये जो चल फिर रहे थे मॉलिक्यूल, तेज घूम रहे थे, अब थोड़ा धीरे चलने लगेंगे, बाउंड्री लिमिट हो जाएंगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा ये। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे?
जब कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तब हम उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हो गया। फिर हमने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो कि अभी भी घूम रहे हैं, एनर्जी कम हो गई लेकिन फिर भी इतनी नहीं हुई कम कि एक जगह रुक जाएंगे, फिर टेम्परेचर डाउन कर दिया, मतलब हीट बाहर निकाल ली, मतलब एनर्जी बाहर निकाल ली। जो काइनेटिक एनर्जी थी इनकी कम होते 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 अब ये रुक गए एक जगह। अब एनर्जी इनकी इतनी कम हो गई कि अब ये चल नहीं पा रहे हैं, सॉलिड बन गए, मेल्ट एंड फ्रीज। अपोजिट प्रोसेस हो गया ना, लिक्विड फ्रीज कर जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट बोलोगे आप जिस टेम्परेचर पर टेम्परेचर कम करते करते जब कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं कि ये फ्रीजिंग पॉइंट है। तो ये तीन स्टेट एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस लिक्विड में, एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल। किस कारण से होंगी ये? टेम्परेचर कारण है मेनली टेम्परेचर गवर्न करेगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, बस एक बात सोचो कि मॉलिक्यूल का मोशन बढ़ेगा। एक बात दिमाग में रखो, टेम्परेचर जैसे जैसे तेज बढ़ाया आपने, मॉलिक्यूल का मोशन बढ़ा तो वो गैस की तरफ मूव करेगा। तो गैस में भी ऐसा हो सकता है, एक गैस के मोशन कम है, एक गैस के मोशन ज्यादा है। दैट मीन्स वो गैस ज्यादा टेम्परेचर पर है, जिसके मोशन ज्यादा है मॉलिक्यूल्स के, तो वो गैस के मॉलिक्यूल के मोशन ज्यादा होने का कारण काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी इसलिए ज्यादा है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर का फंक्शन है मॉलिक्यूल का मोशन। जितना कम टेम्परेचर उतना ही कूल रहेंगे मॉलिक्यूल्स या एटम्स, एक जगह रुके रहेंगे। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा मोबिलिटी रहेगी। अपनी प्रॉपर्टी भी है किसी सब्सटेंस की। कोई सब्सटेंस किसी टेम्परेचर पर सॉलिड होता है नॉर्मल, जैसे मैं अगर बात करता हूं आयरन की, आयरन तो नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड है। लेकिन O2 की बात करता हूं, O2 नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस है, तो ये इसकी अपनी प्रॉपर्टी है। O2 को लेकिन मैं सॉलिड बना सकता हूं चाहूं तो। O2 का टेम्परेचर कम करो, लिक्विड बन जाएगा पहले नंबर पे। तो ये लिक्विड ऑक्सीजन आजकल यूज हो रही है, गैस सिलेंडर जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स बड़े यूज हो रहे हैं, तो उसमें लिक्विड फॉर्मेट में ही भरी होती है। वो टेम्परेचर डाउन करके, प्रेशर हाई करके उसे लिक्विफाई कर लेते हैं। अब क्या होगा, लिक्विड ऑक्सीजन को टेम्परेचर और कम कर दिया आपने, और कम, बहुत कम करना पड़ेगा आपको, -150 डिग्री सेल्सियस बहुत ही कम है। इतने कम टेम्परेचर पर कोई गैस भी जम जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के मोशन कम करते चले जाते हैं हम। तो ये स्टेट ऑफ मैटर जो है वो तीन तरह से हम रिलेट कर सकते हैं, सॉलिड, गैस, लिक्विड, और ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल। एक दूसरे में जो इंटरकन्वर्टेबल होगी ये टेम्परेचर के कारण इंटरकन्वर्टेबल होगी, और हम एक ही मटेरियल को अलग अलग स्टेट में लिख सकते हैं। और ये लिखना इस बात पर डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर कितना है। अगर मैं आयरन लेता हूं और आयरन की गैस बनाना चाहता हूं तो हो सकता है ये 3000 डिग्री सेल्सियस पर हो, और लिक्विड बनाना चाहता हूं तो हो सकता है ये 1000 डिग्री सेल्सियस पर हो। और आयरन सॉलिड नॉर्मल टेम्परेचर पर है, ये 30 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड होता है आयरन। यही काम अगर मैं मान लो O2 के लिए करना चाहता हूं, तो O2 तो नॉर्मल टेम्परेचर पर 30 डिग्री सेल्सियस पर मेरे पास गैस है, लेकिन O2 को अगर आप लिक्विड बनाना चाहते हो तो हो सकता है आपको -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करना पड़े, जो कि बहुत कम है। फिर अगर आप चाहते हो कि O2 को आप सॉलिड बनाओ तो माइनस हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैं जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूं, -200 डिग्री सेल्सियस करना पड़े।
तो अब इसके लिए ये ज्यादा, इसके लिए कम, क्यों? ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। आयरन का अपना मटेरियल अलग है, O2 का अलग है, लेकिन O2 का सॉलिड, O2 का गैस का टेम्परेचर का अंतर वही है, बहुत अंतर है। यहां भी काफी अंतर है। यहां हालांकि ये 30 डिग्री पर सॉलिड है, ये 30 डिग्री पर गैस है। मटेरियल टू मटेरियल भी वेरी करता है, लेकिन सेम मटेरियल का सॉलिड, गैस, लिक्विड अलग अलग टेम्परेचर पर आएगा, एक ही टेम्परेचर पर नहीं आ सकता। तो आज की क्लास में बच्चों मैं इतना ही कराऊंगा। किसी का कोई डाउट अगर रह गया है तो अभी मैं डाउट लेता हूं पहले आपके, फिर